सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी एम्पिरिकल फार्मूला में, जो कि अपन देख चुके थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन फिर भी मैं जिनको प्रॉब्लम थी उनके लिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो व्हाट वाज द एम्पिरिकल फार्मूला? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला? द एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो C6H12O6 इसका जो एटॉमिक रेशियो है, नॉट सिंपलेस्ट रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो है कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो कार्बन 6 है तो 6, हाइड्रोजन 12 है 12 एंड ऑक्सीजन अगेन 6 है, तो जो रेशियो होगा 6:12:6 है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंट एटॉमिक रेशियो। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन अपन करेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने में सबसे छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे अपन, तो तीनों में सबसे छोटी क्वांटिटी 6 है, तो 6 से अपन डिवाइड करते हैं तो कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलता है वो होता है 1:2:1। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ग्लूकोज के लिए, कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का 1:2:1 है। देन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज विल बी, अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तीनों का, तो रिस्पेक्टिवली जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, और एम्पिरिकल फार्मूला भी इसीलिए होगा ग्लूकोज का 1:2:1। तो दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। और यही मॉलिक्यूलर फार्मूले में देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला का 2 गुना है, तो 2:1:2:1 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रेशो होगा वो होगा 2:4:2। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब दैट मीन्स वी नो, जो भी अपने को एम्पिरिकल फार्मूला है उसका ठीक क्या करना, सॉरी यहाँ पर अपन ने 6 से डिवाइड किया था, 6 टाइम्स होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी 6 टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो 6, तो ये जो रेशो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रेशो आएगा 6:12:6। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 61% कार्बन एंड 11.88% हाइड्रोजन, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर आप जरा गौर करेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कार्बन 61% है और 11.88% है, तब इनका सम जब अपन करते हैं तो इनका सम 100% नहीं होता। इसका मतलब 61% कार्बन और 11.88% हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है। अगर ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूमेरिकल में तीसरा एलिमेंट न दिया जाए, चूँकि उसका सम 100% नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100% नहीं आ रहा है तो आप तीसरा एलिमेंट ऑटोमेटिक एज्यूम कर लेंगे कि वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। तो आप यहाँ पर मान लेंगे कि तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज अपने को नहीं दिया है तो वो निकाल लें। तो सबसे पहले स्टेप 1 होगी इसमें कन्वर्ट दी मेरे हिसाब से तो आप ये स्टेप छोड़ दीजिए, आप इस तरह से एक टेबल बनाइए, जिस तरह से टेबल लिखिए। यहाँ पर आप एलिमेंट लिखेंगे, कितने एलिमेंट है इसमें 1 2 3, पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। अब इनका परसेंटेज क्या दिया हुआ है, एक का परसेंटेज 61 है, ये 61% कार्बन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.88 और ऑक्सीजन का परसेंटेज जब अपन 61% 11.88 का सम 100 में से माइनस करते तो अपने को आता है 27.1, 27.1। इस पर ध्यान ना दीजिए, टेबल देखिए बस। इनके एटॉमिक मासेस अपने को याद है, कार्बन का होता है 12, लगभग 12, लगभग लेना है आपको, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रेवोल्यूशन आप करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का आपको लेना है 1 उसका एटॉमिक मास है, और ऑक्सीजन का आपको पता है 16। अब सपोज करो सैंपल अगर 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम सैंपल में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, क्योंकि उसमें 61% कार्बन है, तो 100 ग्राम में सैंपल में 61 ग्राम कार्बन होगा। तो ये बेसिकली इस परसेंटेज को अपन ने मान लिया कि 100 ग्राम में 61 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन 11.88 है और 27.12 आपका ऑक्सीजन। तो आप इसका नंबर ऑफ मोल, कार्बन का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अपन जो 61% दिया उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, उसके एटॉमिक मास से, तो यह आएगा लगभग 12।
11.88 को अपन ने 1 से डिवाइड किया, यह 11.88। 27.17 को आपने 16 से डिवाइड किया, बिकॉज ऑक्सीजन का नंबर एटॉमिक मास 16 होता है, तो 1.7। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स आए 100 ग्राम में। 100 ग्राम में कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 11.88 और ऑक्सीजन के 1.77 मोल होंगे। अब इन मोल का सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशो अपने को निकालने के लिए आपको मालूम है इन तीनों में से अगर सिंपलेस्ट रेशो निकालना है तो आप सबसे छोटी क्वांटिटी इन तीनों में जो है उससे हर एक को डिवाइड कर दो। डिवाइड ईच वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ विद द 1.77, तो 5 अपॉन 1.77 करा 3 आया, 11.88 अपॉन 1.77 करा 7 आया, 1.77 इंटू अपॉन 1.71 आया। तो इस तरह से कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो रेशो मिला आपको मिला 3:7:1, तो ये रेशो है 3:7:1, ये इनका सिंपलेस्ट रेशो। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा कार्बन उसमें 3 है, हाइड्रोजन 7 है और ऑक्सीजन 1 ही है, यानी ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल में सपोज करो जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया C3H7O है, सपोज करो आपको उसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी होती। इसी क्वेश्चन में ये टेबल ऐसी किसी बनाई है, मैंने इसको हटाई नहीं। इसी क्वेश्चन में गिवन है कि वेपर डेंसिटी उस कंपाउंड की 59 है। अब ये आप एक फार्मूला याद रखें कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी होती है हर कंपाउंड की वेपर डेंसिटी उसके मॉलिक्यूलर मास की आधी होगी। तो 59 वेपर डेंसिटी है और मॉलिक्यूलर मास अपने को पता नहीं, बिकॉज वी ओनली नो एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो निकाला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने एटम है ये अपने को नहीं पता है, ये अपने को निकालना है क्योंकि आपने सिंपलेस्ट होल रेशो निकाला। जैसे मैंने अभी आपको ग्लूकोज का बताया था कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों अंतर है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 टाइम्स है एम्पिरिकल फार्मूला पे, वो अपने को वहाँ पता था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला पता है, वी डोंट नो अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए आपको क्लू दिया उसने, तो वेपर डेंसिटी उस कंपाउंड की 59 है, तो मॉलिक्यूलर मास अपने को उससे पता चल गया। फार्मूला याद रखें, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 118। अब मॉलिक्यूलर मास 118 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको पता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास मतलब 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप मास निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास आएगा 59। तो इन दोनों में रेशो क्या है 59 और 180 में? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास जब आप करेंगे तो आपको मिलता है, इस नंबर को सपोज करो आपने n बोल दिया और ये n की वैल्यू आ रही है आपको 2, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू, ये अपन इससे इस कंक्लूजन में पहुंचे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कितना अंतर है, ठीक 2 का। तो इससे आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है, तो आप क्या करें, उस एम्पिरिकल फार्मूला में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला C3H7 को और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपको जो फार्मूला मिला वो मिला C6H14O2। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता तो रिपीट करें और फिर देखें और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन करने का ट्राई करें। क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप खुद टेक्स्ट बुक क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको एक बार रेफरेंस में देखिए कि कहाँ से क्या गड़बड़ हो रही है और ये टेबुलर फॉर्म से स्टार्ट करें। बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोल फ्रैक्शन। अपन कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करने की मेथड्स पे आते हैं। सो लास्ट टाइम हमने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखी थी। हमने मास परसेंटेज देख लिया था, वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज को अपन ने बोला था W/W, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V बोला था, और एक और देखा था W/V। तीनों देख चुके थे। मोलैरिटी देखी थी। मोलैरिटी फिर से बता दूं, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ये फार्मूला भी आया था N2 W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैरिटी आई थी। मोलैरिटी के लिए सेम W2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन M2 इंटू यहाँ पर आया था वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 इंटू 1000। इसको अपन ने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, इसको कैपिटल M से। ये अपन लास्ट उसमें देख चुके हैं। आगे आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काय से।
अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जैसे आप मान लीजिए, फ्रैक्शन आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कुछ एक क्लास है जिसमें 30 बॉयज़ हैं और 70 गर्ल्स हैं। उस क्लास में जो स्टूडेंट की प्रपोर्शन है गर्ल्स और बॉयज़ का, 30 बॉयज़ हैं और 70 गर्ल्स हैं। तो 30 जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स 70 है, तो इनमें बॉयज़ का परसेंटेज क्या है? आप बोल देंगे चूँकि टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, 70 और 30 100 होंगे, उन 100 में 30 बॉयज़ है, तो अपन बोलेंगे बॉयज़ का परसेंटेज 30 है और गर्ल्स का परसेंटेज आपका 70 है। तो जो हर 100 पर होता है उसको अपन परसेंट बोलते हैं, दैट इज़ परसेंट, इट मीन्स ऑन ईच 100। पर जब फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन हमेशा एक का होता है। तो आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज मतलब 100 स्टूडेंट्स में 30% लड़के हैं और 70% लड़के हैं। अगर मान लो स्टूडेंट एक ही हो तो उसमें कितने बॉयज़ होंगे? अपन बोलेंगे भैया एक में 0.3 बॉयज़ हैं और 0.7 गर्ल्स। इसी में आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो, परसेंटेज हो जाता है। तो 0.3 बॉयज़ है, यही फ्रैक्शन है। तो क्लास में बॉयज़ का फ्रैक्शन कितना है? 0.3, जबकि गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है? 0.7। तो ये कैसे निकाला अपन ने? ये निकाला कि अपन ने क्या करा, बॉयज़ के नंबर 30 अपॉन 70 प्लस 30, जब आप इसको करते हैं तो आपको आता है 100 जब आप करेंगे तो 0.3। सेम टू सेम सिमिलर वे में गर्ल्स का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन बिकॉज एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो ज़्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट और जो कम होता है वो होता है सॉल्यूट। जनरली मोल फ्रैक्शन अपन पूछेंगे तो सॉल्यूट का ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभी सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। तो मोल फ्रैक्शन का पहले फार्मूला देखें। मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल, वो जितने होंगे उनका जो सम है वो नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं काय से, मैं बता चुका हूँ, काय या एक्स कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो मैं काय बोलूँगा तो काय एक इटाली एक सिंबल है। जिस तरह से आप अल्फ़ा थीटा अल्फ़ा बीटा गामा देखते हैं वैसे काय एक सिंबल है। तो काय 2, क्योंकि सॉल्यूट को अपन 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को अपन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिछली बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो काय 2 दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स किसके? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के। ऐसे काय 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट अब काय 1 मतलब इसका मतलब सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सपोज करो सेम इसी में ले लो कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट 30 है, सॉल्यूट के 30 मोल हैं और सॉल्वेंट के 70 है। सॉल्यूट के 30 और सॉल्वेंट के 70, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? काय 2 सॉल्यूट का 0.3 और काय 1 कितना होगा? 0.7। अगर कोई सॉल्यूशन बाइनरी है, उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, तो आप देखेंगे कि जो इनका सम है दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो काय 1 प्लस काय 2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो 0.3 प्लस 0.7 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि भी अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो अगर आपको एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे के निकाल सकते हैं। मतलब आपको इस तरह से ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, अगर लेकिन सॉल्यूशन में और भी कंपोनेंट है तो ये चलता जाएगा, काय 1 प्लस काय 2 प्लस काय 3 प्लस काय 4 एंड सो ऑन, उनका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम चाहे किसी सॉल्यूशन में कितने ही कंपोनेंट हो, उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरह से गर्ल्स और बॉयज़ के प्रपोर्शन का परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी तरह से ये मोल फ्रैक्शन भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज कीजिए न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर में अपने इसको डिजोल्व किया है। कैलकुलेट दी फॉलोइंग। इनमें से आपको ये देखना है मोलैलिटी क्या है सॉल्यूशन की और मोल फ्रैक्शन। आपको गिवन है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम होता है और मोलर मास ऑफ H2O आपको
18 ग्राम दिया। इसका मतलब आपको M2, अगर आप ग्लूकोज को सॉल्यूट मानते हैं तो आपको ग्लूकोज दिया है 180 ग्राम, और यहाँ पर आपको पानी का मोलर मास दिया है 15। यहाँ पर भले ही ग्लूकोज ज़्यादा है पर फाइनल सॉल्यूशन, अब आप बोलेंगे सर आपने बोला था जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्वेंट नहीं है, आप ये ना सोचें। बेसिकली जो फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की होती है वही जो होती है वो जिससे मिलती है वो सॉल्वेंट है। अब फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की चूँकि आप ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में जब घोलते हैं तो फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की लिक्विड ही होगी, तो लिक्विड जब होगी तब वाटर की स्टेट और इस सॉल्यूशन की स्टेट एक जैसी है, इसकी फाइनल सॉल्यूशन की, तो इसलिए सॉल्वेंट वाटर ही है उसमें। तो वाटर को सॉल्वेंट माना है अपन ने, तो 18 ग्राम, और उसका मोलर मास ग्लूकोज का सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट को अपन नंबर 2 से दिखाते हैं, तो सॉल्यूट का मास 180 ग्राम दिया है, मोलर मास। अब आपको पूछा गया है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर अगर आपने W1 ग्राम में लिखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई, इसको एलोबरेट किया, N2 विल बी इक्वल टू W2 अपॉन M2, और ये W1 ऐसे कैसे इंटू 1000, W1 ग्राम में, M2 अपने पास 180 है, W2 आपके पास 180 बिकॉज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व किया है, तो ये आपको W2 भी गिवन है 180, और W1 आपके पास है 90 ग्राम, ये गिवन डेटा है। तो W2 180, M2 आपका 180 इंटू 1000 अपॉन 90, तो ये आएगा 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 11.11, तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की होगी 11.11। आगे पूछा है तो मोलैरिटी का आपका आंसर आ गया 11.11 मोलर, स्मॉल m लिखते हैं इसको, 11.11 मोलर। अगला है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन जिसका भी मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सपोज कीजिए पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों निकालें, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका गिवन वेट जो लिया है अपॉन उसका मोलर मास। गिवन वेट 180 ग्राम है, मोलर मास भी उसका 180 ग्राम है, इसलिए उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1। दूसरा अपने को जो लेना है वो है आपका सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसका गिवन वेट अपॉन उसका मोलर मास, ये होगा 90 अपॉन 18, तो ये है 5। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले ग्लूकोज का 1 और वाटर के मिले 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो ग्लूकोज का 1 है, टोटल मोल सॉल्यूशन में 1 + 5 6, तो इस तरह से इसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आया 0.166। Chi2 अपन ने इसको बोला। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर Chi1 विल बी इक्वल टू, अब इसको एक में से आप या तो एक में से घटा लो या फिर आप 5/6 कर लो, तो यही आंसर आएगा 0.8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से मोलैरिटी पे बेस्ड। अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखे मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के थे, तो मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ये कहता है 30 ग्राम ऑफ यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO इस डिजॉल्व्ड इन, आपको फार्मूला दिया है यहाँ पर, मोलर मास नहीं दिया है, वो आपको निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से। इस डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, वाटर में डिजॉल्व किया है और 500 ml सॉल्यूशन बना लिया गया है। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 500 ml, और उस सॉल्यूशन को 500 ml का मिला है जब आपने 30 ग्राम ऑफ यूरिया पानी में डिजॉल्व कर दिया। तो कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी पूछी। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया है आपको दिया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो आपको सॉल्यूट का वेट दिया है कितना है W2 30, फाइनल वॉल्यूम 30 ग्राम है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, और मोलर मास क्योंकि आपको फार्मूला दिया है तो आप मोलर मास निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, एक का 1 तो 2 का 2, कार्बन 12, 16, इस तरह से आप सम करेंगे तो आएगा 60। तो इस तरह से 60 मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से फार्मूला है आपका N2 अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, वॉल्यूम अगर ml में है तो N2 विल बी इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 30, मोलर मास इसका 60, 1000 अपॉन 500, 30 से 60 2 टाइम्स गए, 500 से 1000 2 टाइम गए, आंसर है 2/2 = 1 मोलर। सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके मायने ये हुए सॉल्यूशन 1 मोलर है, इसका मतलब मोलैरिटी क्या थी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
इसका मतलब 1 मोलर, इसका मतलब इस सॉल्यूशन के हर 1 लीटर में यूरिया का कितना मोल होगा 1। तो आप जरा देखिए यूरिया का मोलर मास 60, क्योंकि 30 ग्राम, इसका मतलब आधा मोल होला है कितने में 500 सॉल्यूशन में। तो अगर इसी सॉल्यूशन का आप 1 लीटर लेते तो उसमें यूरिया कितना होता 1। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट है वही तो मोलरिटी है। तो इसलिए 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपने 500 ml सॉल्यूशन में है, तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 60 ग्राम होगा। 60 ग्राम मतलब 1 मोल होगा, यही मोलरिटी है। तो आपको हर बार हर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा ये पता करना है।